घर में थोड़े बहुत इतने काम होते हैं कि इनको अगर ध्यान ना दें तो घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। काफ़ी सारे एरिया होते हैं जिनको क्लीन करने का हम मोस्टली दिवाली या किसी ओकेशन पर ही सोचते हैं। बट आप इस चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपका घर ना हमेशा साफ़ रहेगा। इवन आपको पर्टिकुलर किसी ओकेशन का वेट नहीं करना पड़ेगा। काफ़ी सारी चीज़ें उस होती हैं, अगर हम एक साथ करते हैं ना क्लीन, जैसे कि दिवाली के समय हम अपने घर की पूरी डीप क्लीनिंग करते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है काम का। ऐसा ना करके अगर हम 2 या 3 महीने में एक टारगेट बना लें कि इस एरिया को हम 2 महीने के अंदर क्लीन करेंगे या 3 महीने के अंदर क्लीन करेंगे, तो आप देखोगे कि दिवाली के समय आप पे बर्डन नहीं आएगा। आपका वो एरिया ना इतना ज़्यादा गंदा नहीं होएगा कि उसको क्लीन करने में 2 घंटे लगेंगे। इवन उस समय आप उस काम को भी सिर्फ आधा घंटे या 10-15 मिनट में कर सकते हैं, क्योंकि आप पूरे साल में उस एरिया पर प्रॉपर ध्यान दे रहे थे। सिर्फ इन चीज़ों के चक्कर में ही हम ना अपने लिए एकदम से बहुत ज़्यादा काम बढ़ाते हैं। इवन मैंने देखा है कि दिवाली पे इतनी ज़्यादा एक साथ पूरी साल भर की डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो लोगों की हेल्थ भी ख़राब होने लगती है, उनको हेल्थ इशू आने लगते हैं, उनको अपने थकान होने लगती है। तो काफ़ी सारे वो अपने हेल्थ के लिए भी ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर ही लेते हैं। तो ऐसा ना करते हुए इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें एक आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, चेक लिस्ट बोल सकते हैं, जिसमें आप क्या है हर 2 या 3 महीने में एक कॉर्नर को पकड़ लीजिए और उस कॉर्नर की सफाई धीरे धीरे करते रहिए। अब आगे के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इस कॉर्नर में ना मेरे सबसे ज़्यादा गंदगी होती है, उस कॉर्नर की सफाई मैं साल में कितनी बार और कैसे करती हूँ और कब कब मुझे इसको करने का मौका मिलता है। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान देते हुए मैं अपने घर को और अपने उन कॉर्नर्स को क्लीन कर पाती हूँ, डीप ऑर्गेनाइज कर पाती हूँ या डीप क्लीनिंग कर पाती हूँ। और दिवाली के समय मेरे ऊपर बर्डन नहीं पड़ता है, जिससे मैं अपने हेल्थ पर भी ध्यान दे पाती हूँ। इवन दिवाली के समय हम काफ़ी सारी कुकिंग भी करते हैं, तो इसके चलते ना घर की सफाई करना, कुकिंग करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, तो मैं ऐसे काम को आसान बनाती हूँ। तो वीडियो को देरी किए बिना ही आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स और हैक्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके काम को आसान बनाएंगे। इवन मेरे काम को तो बहुत ज़्यादा आसान बनाते ही हैं। हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल होम एंड किचन डेकोर आइडिया में। तो गाइस बात करते हैं आज किचन के ऊपर चिमनी वाले एरिया की। आप देख रहे हैं ऑलरेडी मैं कुकिंग कर रही हूँ, बट मेरा ध्यान अपनी चिमनी के ऊपर वाले एरिया पे गया, जहाँ काफ़ी सारी डस्ट एक्यूमुलेट हो गई थी और एक ग्रीसी सा होने लगा था। तो अब कुकिंग साथ में चल रही थी, मैंने देखा मेरा आटा तो ऑलरेडी गूंदा हुआ है और कुकर में मैंने दाल चढ़ा दी थी, तो मतलब ओवरऑल मेरा खाना बनने वाला था और थोड़ा मेरे पास टाइम था। तो मैंने क्या किया कि इसी समय का यूटिलाइज़ करते हुए अपने उस एरिया को, चिमनी वाले एरिया को क्लीन करना शुरू कर दिया था। क्योंकि इसका एक नेगेटिव पॉइंट मेरे साथ ये भी हो रहा था कि इन दिनों क्या है, बारिश भी हो रही है, गर्मी भी बहुत तेज़ है, तो छोटे छोटे कीड़े आने लगे हैं जो हवा में उड़ते रहते हैं और कहीं ना कहीं ग्रीसी वाले एरिया में भी जाकर बैठ जाते हैं। फलों के ऊपर तो बैठते ही हैं, बट कहीं ग्रीसी वाले, जैसे कि इस एरिया के ऊपर मेरे काफ़ी सारी मक्खियाँ चिपक जाती हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। इवन और भी ज़्यादा मक्खियाँ, अगर एक आती है तो 10 मक्खी ज़रूर आएगी। तो ऐसे चलते हुए मैंने इन पर ध्यान दिया और उस ग्रीस वाले एरिया पर मैंने सबसे पहले डिटॉल का जो लिक्विड था, जो मैं हमेशा स्लैब क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ, उसी लिक्विड को मैंने इसके ऊपर स्प्रे कर दिया था और अच्छे हाथों से मैंने एकदम माइक्रोफाइबर क्लॉथ से टाइट हाथों से इसको अच्छे से मैंने ग्रीस को निकाल रही थी, अच्छे से क्लीन कर रही थी, जिससे कि मक्खी आना भी बंद हो जाए और ये एकदम डीप क्लीन हो जाए और अच्छे से साफ़ हो जाएगा और एक अच्छी सी महक इसके अंदर से आने लगेगी। क्योंकि डिटॉल के स्प्रे के बाद ना काफ़ी सारी कीटाणु आना बंद हो जाते हैं, ये आप भी जानते हैं अच्छे से, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। डिटॉल का काम तो होता ही है क्लीनिंग करना, तो मैं इन दिनों मोस्टली डिटॉल के पानी से ही क्लीन करना पसंद करती हूँ, जिससे कि मक्खियाँ या मच्छर आते नहीं है। बट मैंने डिटॉल का पानी यूज़ नहीं किया है, मार्केट में ऑलरेडी एक डिटॉल का एक लिक्विड अवेलेबल है, वही यूज़ कर रही हूँ। तो चिमनी के ऊपर वाले एरिया को भी ना मैं पहले, या फिर मैंने देखा अपने इन-लॉज़ के यहाँ, फिर अपनी मम्मी के यहाँ पे, कि हमेशा दिवाली के समय ही उसकी एरिया को क्लीन किया जाता था। तो उस एरिया को क्लीन करने में ना पूरी दिवाली में जब हम करते थे तो मेरी चिमनी का ऊपर वाला एरिया ही 1 घंटा लेता था। ये वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात से जो इस बात से गुजर रहे होंगे कि 1-1 घंटा लगता है इसको क्लीन करने में। बट आप जब भी अपने समय के साथ में इसको क्लीन करते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपका जो एरिया है बहुत साफ़ हो जाएगा, डीप क्लीन हो जाएगा और सुंदर हो जाएगा। और दिवाली पे भी आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर अपनी चिमनी को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं डस्टबिन की। जब घर में
एक ग्रीस वाले एरिया पे मक्खी चिपक सकती है। तो आप देख रहे होंगे डस्टबिन को अगर कुछ दिन अगर क्लीन ना करें तो उसके अंदर कितने कीटाणु आने लगेंगे। इवन हाइजीन लेवल पे भी ये क्लीन नहीं रहेगा और इसके अंदर एक गंदी सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। कितना भी इसके अंदर सोडा डालो, कुछ भी डालो, बट इसको समय समय पर आपको पानी से और साबुन से क्लीन करना पड़ता है। तो एवरी वीक में एक बार इसको ऐसे साबुन से क्लीन करके और सुखाने के लिए रख देती हूँ, जिससे इसके अंदर से बदबू नहीं आती है और एक अच्छा सा साफ़ हो जाता है। इसके बाद इसके अंदर मैं ना एक रूम फ्रेशनर हो या फिर सोडा डाल के और नीचे एक पेपर लगा के डस्टबिन बैग चेंज कर देती हूँ। तो ईजिली 7 या 15 दिन निकल जाते हैं। उसके बाद ही मैं इसको फिर से डीप क्लीन ऐसे साबुन सरफ से इसको साफ़ करती हूँ। तो इसके फ़ायदे ये हैं कि गर्मियों में और बारिश के मौसम में जो मक्खियाँ मच्छर आती हैं ये कम आएंगी। हमारा डस्टबिन साफ़ रहेगा, देखने में भी सुंदर लगेगा और बहुत ज़्यादा हमें इसके लिए बार बार मतलब एकदम जब सफाई करते हैं तो अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है और जो स्मेल आती है वो भी आना बंद हो जाएगी। तो आप समय समय पर अपने डस्टबिन की सफाई भी करते रहिए, नहीं तो मक्खियाँ भी आना दूर हो जाएंगी और इवन से आपका डस्टबिन बिल्कुल डीप क्लीन भी रहेगा। इन दिनों धूप भी बहुत अच्छी आ रही है, तो हो सके तो अपने डस्टबिन को धोने के बाद में धूप में सुखाने रख दीजिए कुछ देर के लिए, तो जिससे कि जो भी अंदर थोड़ा बहुत अगर कुछ भी बचा होगा तो वो साफ़ हो जाएगा और धूप में सारे बैक्टीरियाज मर जाते हैं। तो डस्टबिन भी प्रॉपर तरीके से साफ़ हो जाएगा। उसके बाद ही आप अपने डस्टबिन के बैग को चेंज कीजिए और अपने डस्टबिन को यूज़ कीजिए। मेरे यहाँ तो फ्लोर पर कारपेट होने की वजह से गीले डस्टबिन को मैं धूप में सुखाने नहीं रख सकती हूँ, बट हाँ इसको मैं पूरी रात ऐसे ही उल्टा करके अपने टब में छोड़ दूँगी और जब सुबह मैं इसको निकालूंगी तो एकदम साफ़ सुथरा और बिल्कुल सूखा हुआ मुझे मिल जाएगा। फिर उसके बाद ही मैं इस डस्टबिन को यूज़ में लूँगी। अब बात करते हैं ऐसे कॉर्नर्स की जिनको हम कभी कभार ही साफ़ करते हैं। जैसे कि मेरे घर पर ये ड्रॉर्स के पीछे वाला एरिया, ये एक ऐसा एरिया है जो हम साल में सिर्फ 3 बार ही सफाई करते हैं। वो कब, मैं आपको बताती हूँ। मोस्टली जैसे अभी जुलाई चल रही है, जुलाई में मेरी बेटी का बर्थडे आता है और जो बर्थडे की डेकोरेशन है ना, हम इसी खिड़की पे करते हैं जहाँ आप प्लांट देख रहे हैं छोटा सा जो विंडो के ऊपर रखा हुआ है, उसी विंडो को हम पैक करते हैं और उसी एरिया में हम बेटी के बर्थडे का डेकोरेशन करते हैं। ओनली रीज़न है यहाँ पे बहुत अच्छी लाइट्स आती है। पीछे वाले एरिया में सिर्फ बल्ब की लाइट आती है जिसकी वजह से फ़ोटोज़ ना काफ़ी अच्छे नहीं आते हैं। बट उस एरिया में हम बात करें तो वहाँ पे ना नेचुरल लाइट भी आती है और बल्ब की लाइट अच्छी आती है, उससे फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आते हैं। किसी हमको फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम जुलाई में, अक्टूबर में 2 टाइम्स तो इसकी सफाई हमें करनी ही करनी है। और बाकी बचे में जब भी मुझे टाइम मिलता है या फिर है ना, जैसे मैं थोड़ा शिफ्ट करती रहती हूँ चीज़ों को, मेरी आदत है, तो तब मैं इसकी एक बार सफाई कर ही लेती हूँ। तो देखा आपने कि ड्रॉर्स को हमने पीछे की साइड रख दिया है और इसके पीछे कितना छोटे छोटे टॉयज़ हैं, चीज़ें हैं निकली हैं जिनको हम काफ़ी दिन से ढूंढ रहे थे। वो वाला छोटा छोटा सामान भी इसके अंदर निकला हुआ है और पीछे इतना ज़्यादा डस्ट लग गई थी, इवन थोड़ा सा मोल्ड भी आ गया था, जो यूके में सबसे गंदी प्रॉब्लम है कि कुछ दिनों अगर आपने सफाई नहीं की तो ये मोल्ड आ जाता है दीवार के अंदर। मैं थोड़ी देर में आपको पास में कैमरा करके बताऊंगी कि देखो, ड्राई क्लीन मतलब किसी ड्राई कपड़े से आप वाइप करने के बाद भी वो नहीं हटता है, इवन अच्छे से हटाएंगे तो भी नहीं हटेगा। वो तो शुक्र है कि मोल्ड काफ़ी ज़्यादा नहीं था, सिर्फ स्टार्टिंग एज में था, इसीलिए वो मोल्ड ईजिली निकल गया था। बट ड्राई कपड़े से कभी भी ये साफ़ नहीं होता है। तो पहले ड्राई कपड़े से मैंने उस एरिया को क्लीन कर लिया था, थोड़ा सा ही एरिया है, बट क्योंकि इधर तक तो मैं साफ़ करती रहती हूँ जहाँ आपको दिखाई दे रहा है, बस पीछे मेरा हाथ नहीं जाता था। तो देखो कितना मोल्ड है इसमें। इसको साफ़ करना थोड़ा टफ होता है। अगर ये डायरेक्ट, देखो मैं दिखा रही हूँ ना, जोर से इसको अच्छे से रगड़ने के बाद भी ये नहीं साफ़ होता है, तो ये मोल्ड की सबसे गंदी बात होती है कि ये साफ़ ईजिली नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे समय समय पे क्लीनिंग करना ज़रूरी होता है। फिर मैंने सोचा कि पहले अपन कारपेट को क्लीन करते हैं, जो भी इसमें गंदगी है, धूल है, बहुत ज़्यादा धूल थी, तो उस धूल को हटाने के लिए सबसे पहले कारपेट की सफाई करते हैं। तो मैंने सबसे पहले आसपास रखे हुए सामान को एक तरफा किया और अच्छे से वैक्यूम कर दिया है, जिससे नीचे जो भी गंदगी होगी तो हमारे हाथ पैरों में नहीं आएगी। और हमें थोड़ा दीवार साफ़ करना है, ये वॉल साफ़ करना है, तो उसको साफ़ करने में है ना, हाथ पैर ऊपर नीचे नहीं चलाने पड़ेंगे, अच्छे से नीचे बैठ के भी हम उसकी सफाई कर सकते हैं। तो मैंने वॉल को भी प्रॉपर वैक्यूम से क्लीन कर दिया था और थोड़ा बहुत जाले भी लगे थे तो वो भी मैंने इसी वैक्यूम से निकाल दिए थे। अब इस मोल्ड को हटाने के लिए मैंने जैसा बताया कि स्टार्टिंग एज में ही था, तो मैंने
क्लीनर से, एक मार्केट में क्लीनर आता है, उस क्लीनर से मैंने लेके इस पर थोड़ा स्प्रे किया और स्क्रबर से, जो मैं वॉशरूम क्लीन करने के लिए, डस्टबिन क्लीन करने के लिए जिस स्क्रबर का यूज़ करती हूँ, उसी स्क्रबर का यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे उसको थोड़ा सा रब कर दिया था और एक बकेट के अंदर पानी लाई थी, उसी पानी से मैंने एक कपड़े से मैंने इसको वाइप करना शुरू कर दिया था। थैंक गॉड ये काफ़ी आसानी से निकल गया था, वरना एक बार मोल्ड लग गया तो यूके के लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि मोल्ड आने के बाद में उसको निकालना कितना टफ हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग सा लगता है। मैं घबरा रही थी कि अरे यार ये काफ़ी एक आध घंटे का समय चला गया इसको क्लीन करने के लिए, बट ऐसा नहीं हुआ। मेरा ईजिली तरीके से वो कॉर्नर साफ़ हो गया था, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। यहाँ मेरे हस्बैंड भी ड्रॉर को अच्छे से क्लीन कर रहे थे, क्योंकि बताया ना कि साल में 1 या 2 बार भी हम इन्हीं एरियाज़ की सफाई करते हैं, तो वही मैंने बोला कि हम साल में 1 या 2 बार करते हैं तो उसको अच्छे से एक ही बार में सफाई कर लें। इसके बाद या अक्टूबर या नवंबर में जब भी आसपास दिवाली होगी उसके बाद ही हम इन चीज़ों को क्लीन करेंगे, तो इसीलिए इसको अभी से अच्छे से डीप क्लीन कर देते हैं। उस समय हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, थोड़े से एफर्ट से ही हमारे क्लीन हो जाता है। तो ड्रॉर्स को अच्छे से फिक्स कर रहे थे, जिसका जो एरिया है वहाँ पर अच्छे से ड्रॉर लगाने के बाद ये वाला एरिया में हमने अपने ड्रॉर्स को अच्छे से शिफ्ट कर दिया था। अब बारी आती है इन ड्रॉर्स के ऊपर टीवी को शिफ्ट करने की। तो टीवी की एक खास बात है कि जब भी आप टीवी को मूव करें ना, तो जहाँ से मैंने होल्ड किया है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, आप वहीं से उठाएं, नीचे वाले उसके स्टैंड से बिल्कुल ना उठाएं, क्योंकि टीवी का जो भार होता है ना, स्टैंड बहुत हल्का होता है, टीवी का जो भार होता है आपको वहीं से सिर्फ लेना है, जिससे आपकी टीवी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप स्टैंड से उठाएंगे तो हो सकता है टीवी के गिरने के चांस भी हो सकते हैं और टीवी के ख़राब होने के भी चांस बढ़ जाएंगे। इसीलिए आप जहाँ से मैंने टीवी को उठाया था, आप वहाँ से उठा के आप टीवी को रख सकते हैं। तो हमारी टीवी सेट हो गई थी, उसके बाद सिर्फ हम थोड़ा सा क्लीनिंग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि थोड़ा और शिफ्ट करना है, तो मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर टीवी को अच्छे से शिफ्ट कर रहे थे। बस ऐसे ही हमारी टीवी अच्छे से शिफ्ट हो गई थी दूसरी जगह। हमें समय मिलते ही 2 या 4 दिन में हम प्रॉपर सेम जगह पर रख देंगे। बस फंक्शन ख़त्म होने तक के लिए हमने टीवी को यहाँ पर मूव कराया है। ये है जो डेकोरेशन का फ़ोटो जो हमने उस एरिया में किया था। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, जिससे मेरे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।